कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग जो है ना वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस पर आज हम लोग ढेर सारे सवाल को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन सारे सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ आओ, अपना ध्यान रिवीजन पे रखोगे और बेहतर तरीके से आपको रिवीजन करना है। यहाँ देखोगे रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो हमेशा ध्यान में रखना है वो क्या, हम टोटल 5 चीजें आपके सामने डिस्कस करने वाले रिवीजन में। ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे और कुछ नहीं। रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी इक्वेशन आपके सामने आएगा, कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण अगर आपके सामने आए, जैसे कि यही आपका रैखिक समीकरण है, क्या है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, अगेन 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके सामने रैखिक समीकरण आया। अगर हम बोलेंगे इस रैखिक समीकरण का आपको जो है जनरल फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है? जनरल फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिखोगे? हम जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण का। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है ना, तो इसके लिए जो जनरल फॉर्म लिखेंगे वो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट जो आपका रैखिक समीकरण है उसके लिए आपका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अर्थात हम इस जनरल फॉर्म और इस दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू क्या है। ये हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। a1 आपका 4 हो गया, a2 2 हो गया, b1 P हो गया, B2 2 हो गया, C1 8 हो गया और C2 मेरा 2 हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगेन सेकंड चीज आपको ये ध्यान में रखना होता है, अगर मे बी इसमें A1 और A2 इसका हम अनुपात ले लिए A1 बटे A2 और यहाँ पर B1 और B2 इसका अनुपात ले लिए B1 बटे B2, अगर ये आपका बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में हम बोलेंगे ये जो समीकरण युग्म है, ये समीकरण युग्म का जो हल होने वाला है एक अद्वितीय हल होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना। अद्वितीय का मतलब होता है एक ही हल होगा, एक से ज्यादा हल नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, अद्वितीय हल होगा। आपके मन में चल रहा होगा भैया ये तो हम सब पढ़े हुए हैं, वही तो आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं ना, तो यहाँ ध्यान दो। अर्थात ये तो आपको समझ में आ गया। अगेन अगर हम लोग जो है A1 और A2 का अनुपात ले, B1 और B2 का अनुपात ले, ये आपका बराबर हो जाए, अगेन C1 और C2 का अनुपात ले, ये आपका बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ समान हो रहा है ना, यहाँ पर अंतर हो रहा है ना, समान अंतर अर्थात समांतर हो जाएगा। मतलब वो जो ग्राफ बनेगा वो समांतर ग्राफ बनेगा जो कि एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस नहीं करता है। समांतर कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका कोई हल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों आपका आपस में बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? भैया सुनिए ना, तीनों अगर बराबर होगा ना, बताओ क्या होगा? तीनों अगर बराबर होगा ना, तीनों और आपका ये जो संपाती हो जाएगा, संपाती समझते हो? एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा फिर से आ जाना, उसी को हम लोग संपाती कहते हैं। संपाती जो हर एक जगह प्रत्येक जगह पर जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा होता है, अर्थात इसका अनंत हल होगा, इसका आपका अनंत हल होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ जी, जैसे यहाँ पर अद्वितीय हल कहा गया है तो आपको तीनों में से कौन सा कंडीशन लेना है? आपको ये कंडीशन लेना है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखोगे। चल आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड नंबर जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई दो बहुपद दे दे, जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस 5 और 3x माइनस 7, ये आपको बहुपद दे दे और इसमें हम बोलेंगे ये बहुपद आपके सामने है, आप इसमें हमेशा ध्यान में रखना घटाते कैसे हैं। घटाने में गलती कहाँ करते हो वो समझो। अगर हम बोलेंगे दोनों को घटाइए
तो अगर 2x प्लस 5 है और 3x माइनस 7 है, अगर दोनों को घटाने बोलेंगे तो क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का सिंबल लगा लेते हो? बस यहाँ पर छोटी सी बात को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप माइनस का सिंबल लगाओगे तो इसको आपको कोष्ठ में लिखना है। ये हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर माइनस है ना, हाँ माइनस है, हम जानते हैं कोष्ठ के बाहर अगर माइनस रहेगा अंदर वाले का सिंबल चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। यहाँ कोष्ठ के बाहर आपका माइनस है ना, तो 3 का सिंबल प्लस है तो प्लस से आपका माइनस में चेंज हो गया। यहाँ 7 का सिंबल माइनस है, इसका भी सिंबल आपका प्लस में चेंज हो जाए। ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखोगे, फिर बाद में एक्स वाले को एक तरफ और कांस्टेंट वाले को एक तरफ करके खत्म कर देने का। अगेन इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए कहे, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहे 2x प्लस 5 अगेन 3x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान में रखना होगा, इस 2x से पहले सब में मल्टीप्लाई होगा, 2x से आपका 3x माइनस 7 सब में मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन प्लस 5 से सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ और इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करके एक समान टर्म को आप एक जगह करोगे, मतलब समान समान टर्म को एक जगह करके आप सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो। अगेन 4th नंबर, ध्यान से समझना है मेरी बातों को। अब हम लोग चलते हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए, बहुपद हम लोग पढ़े हुए हैं। हाँ भैया बहुपद तो पढ़े हुए बेहतर तरीके से। बहुपद में अगर हम आपको, सुन लो, रिवीजन आपको सब कुछ का अपने से भी करना है। बहुपद पढ़ लिए, बहुपद का रिवीजन करते रहोगे। बहुपद में अगर हम आपको शून्यक दे दे, अगर हम बहुपद में आपको शून्यक दे दे कि हाँ आपका शून्यक 5 है और 1 है, अगर ये शून्यक है आपका तो बताओगे, शून्यक अगर आपको दिया हुआ है तो बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होने वाला, द्विघात बहुपद क्या होगा ये बताओगे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, ये 5 क्या है, ये 5 आपका अल्फा है, ये 1 क्या है, ये 1 आपका बीटा है। सिंपल सा इस द्विघात बहुपद के फॉर्मूले में आप जहां अल्फा और बीटा है वहां पर आप 5 और 1 पुट कर दोगे तो आपको द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर मान लो आपको जो है ना अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। हम बोलेंगे इसमें जो है ना, इस द्विघात बहुपद के लिए आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है, सिंपल सा आपको एक काम करना, आपको जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे भैया, हमको तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है ना। सिंपल सा ये द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बताना है क्या होगा। आप बोलोगे भैया हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का उसके गुणांक के बीच में रिलेशन जानते हैं। क्या होता है रिलेशन, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता। सिंपल सा यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करेंगे, नीचे में ए का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर सी का वैल्यू पुट करेंगे, नीचे में ए का वैल्यू पुट करेंगे, सबको पुट करेंगे हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो जाएगा। अक्सर आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वहां कैसे ज्ञात करोगे, समझ में आया ना। इसमें ए कौन है, ए भैया यहाँ पर ए मेरा 1 है, यहाँ पर बी मेरा जो है -2 है, यहाँ पर सी जो है मेरा 5 है। ये हमेशा ध्यान में रखियो, ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको एक छोटा सा नन्ना मुन्ना फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मेरे साथ ध्यान में समझना इस सारी बातों को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, -4 अल्फा बीटा, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला है। हम सिंपल सा स्क्वायर को बराबर की उधर भेज देंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग का अल्फा माइनस बीटा ज्ञात हो जाएगा।
इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। एक पांचवा चीज और रिवीजन करेंगे, ध्यान से समझोगे, जानोगे, और क्या करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगेन पांचवा चीज में जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना है, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग जो है ना इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखें। कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं दो चर के रैखिक समीकरण को। इसमें से पहला मेथड आता है आपका ग्राफीय विधि। क्या आता है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा प्रत्येक दो चर के रैखिक समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जिस पॉइंट पर वो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन उसके बाद ग्राफीय विधि के बाद हम लोग सीखे थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि में जो है सिंपल सा हम लोग क्या करते थे, अगर आपको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7 एंड 2x + 4y = 2, ये आपको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम लोग का पहला स्टेप होता था स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे। मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में जो है हमको या तो x का वैल्यू अकेला करना होता था या तो y का वैल्यू अकेला करना होता था। हम x का वैल्यू अकेला कर लिए, ठीक है, ये हम लोग का स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड क्या करते हैं, स्टेप सेकंड हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिए है ना, बाद में हमको इक्वेशन सेकंड लेना होगा और इक्वेशन सेकंड में जो है इस x के वैल्यू को पुट करना है। जैसे x के वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग का जो है ना y का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया है। इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में या फिर फर्स्ट में या फिर सेकंड में पुट करके हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा इस दो जगह, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड था, आपको ध्यान में रखना है। भैया सारी बातें समझ में आ रही है हमें, मुझे पता है आपको सब कुछ ध्यान में है, आपके ध्यान में ये सारी बातें हैं। आगे हम लोग फिर विलोपन विधि पढ़े थे। विलोपन विधि में क्या था, विलोपन विधि में हम लोग किसी एक को विलुप्त करते थे। विलुप्त मतलब क्या, कोई एक टर्म अगर बराबर हो जाए तो सिंपल सा उसको घटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2x यहाँ पर 2x दोनों सेम है ना, इसको खत्म करना तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, अर्थात दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे। अगर दोनों इक्वेशन को जैसे आपस में घटाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। ये विलोपन विधि भी बहुत आसान था। आज जो हम लोग सीखने वाले, आज क्या कल भी सीखे थे हम लोग, क्या वो था मेरा वज्र गुणन विधि। ये 4 विधि था जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वज्र गुणन विधि में हम लोग क्या करते थे आपको पता होगा। जैसे यही इक्वेशन है मेरा पहला काम होता था कि सारे इक्वेशन को बाएं तरफ लेके आना है। ये तो पता होगा आपको। अगेन सारे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाएं तरफ लेके आ जाएंगे। इधर ही +2 को जो है हम लोग बाएं तरफ लेके आएंगे। जैसे बाएं तरफ आएगा वहां पर हमको ये पता चल जाएगा क्या a कौन है, a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है। पहले वो लिखेंगे। यहाँ पर मेरा a1 कौन है, b1 कौन है, C1 कौन है ये पता होना चाहिए, फिर A2 कौन है, B2 कौन है, फिर C2 कौन है ये पता होना चाहिए। फिर आपको एक कुछ टर्म एक्स्ट्रा अपने मन से लिखना है, फिर से आपको A1 A2 और B1 B2 लिखना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मेरा फॉर्मूला बेहतर तरीके से वर्क करे। कैसे क्या करना है समझो ध्यान से, स्टार्टिंग में करो, बाद में खुद ब खुद आप नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। अगेन फिर यहाँ पर x का फॉर्मूला आपको पता होगा, x का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अगेन y के वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था। सिंपल सा हम लोग क्या करते थे, a और b को हम लोग हर में रखते थे। a और b का मल्टीप्लाई करके हम लोग कहाँ रखते थे, हर में रखते थे। रखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, करोगे a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर भी सेम करना, a1 b2 माइनस a2 b1। अगेन ऊपर पे क्या करना होगा भैया, x के लिए हम लोग b वाले टर्म को लेते थे ना, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। हम लोग का x का वैल्यू निकल चुका है। अगेन y के लिए हम लोग c और a को लेते थे भैया, c और a, हाँ जी c और a को लेते थे y के लिए, बिल्कुल। C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1। ये छोटा सा चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हमेशा जितना हम रिवीजन करवा रहे हैं ना, जब भी रिवीजन करवाए
वो जो बातें आपको ध्यान में नहीं होगी उसको लिखने का प्रयास करो। जो आपको पहले से पता है उसको नहीं लिखना है। मान लो जिसको आप भूल गए हो उसको आप नोट डाउन जरूर करोगे, ये ध्यान में रखना। जितना कुछ हम यहाँ पर लिखे इसमें से जो चीज आप भूल गए हो उसको नोट डाउन जरूर करना है आपको। अगेन अगेन अगेन। अब हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, सुनना है और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, ठीक है। चल यहाँ ध्यान हो गया। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला, समझना है। समझो यहाँ पर क्वेश्चन 14 को समझने से पहले कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, भागलपुर में एक प्यारा सा जगह लेते हैं, मल्लेश्वरम। भैया कितना प्यारा सा जगह है, हम मल्लेश्वरम घूमने जाएंगे। चलोगे मल्लेश्वरम? मान लो कहीं मल्लेश्वरम जाना है, ठीक है, और ये हमारा बस स्टेशन है। हमको बस स्टेशन से जो है मल्लेश्वरम की यात्रा करनी है। यहाँ से हमको यहाँ आना है, मल्लेश्वरम आना है, और एक जगह और आना है, यशवंतपुरम। भैया जी कितना खतरनाक नाम है, यशवंतपुर। हाँ, हमको मल्लेश्वरम में घूमो मतलब घूमने के लिए जाना है, और यशवंतपुर भी घूमने के लिए जाना है। इस बस स्टैंड से यहाँ आने में कितना खर्च होगा वो पूछते हैं। हाँ, बस वाले भैया से पूछेंगे, सुनिए ना बस वाले भैया, यहाँ बस है, प्यारा सा बस है। बस तो बनाने आवत ना है, लेकिन फिर भी बस बनावत देते, ठीक है, ये मेरा बस है। इस बस वाले भैया से पूछते हैं, सुनिए ना, हमको बस तो नहीं है लेकिन फिर बस मान के चलो आप, ठीक है। इस बस स्टैंड में हम गए, हम बोले इनको, सुनिए ना, हमको जो है ना मल्लेश्वरम जाना है, मल्लेश्वरम हमको जाना है। हाँ, तो उसका टिकट का किराया क्या लगेगा? तो मल्लेश्वरम जाना था, इसका टिकट का किराया कुछ रुपए, जैसे कि मान लो 10 रुपए लग रहा है टिकट का किराया, ठीक है। फिर इसी बस से जो है अगर हमको यशवंतपुर जाना है, कहाँ? यशवंतपुर जाना है, तो इनका कहना हुआ अगर आपको यशवंतपुर जाना है ना, तो वहां तक का किराया जो है 15 रुपए लग जाएगा। अब हम हो गए परेशान, हमको तो गणित आता नहीं था, क्या करे क्या ना करे। हमको जो है गणित आता नहीं था, 10 रुपए मल्लेश्वरम, यशवंतपुर जाना है तो 15 रुपए टिकट लगेंगे, क्या करना है कुछ सोचना होगा। बिकॉज हमको जो है ना यशवंतपुर हमको 2 टिकट चाहिए मल्लेश्वरम के लिए। कितना टिकट? 2 टिकट हमको मल्लेश्वरम के लिए चाहिए, और यशवंतपुर के लिए हमको जो है ना 5 टिकट चाहिए। तो सोचो तो हम टोटल कितना रुपए पेड करेंगे बस वाले भैया को। तो बस वाले भैया की जगह हम रहेंगे, आखिर सोचो आप ही, अगर आप बस वाले भैया हो, ठीक है, आपको पैसे लेने हैं, मल्लेश्वरम का 10 रुपया किराया है, यशवंतपुर का 15 रुपए किराया है, तो आप कितना रुपए लोगे? भैया सुनिए ना, अगर 10 रुपए में 1 टिकट है तो यहाँ 2 टिकट हम लोग 2 टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ से टोटल रुपए हो गया हम लोग का 10 दूनी 20 रुपए हो गया। और यहाँ पर मेरा 15 रुपए टिकट का दाम है, हम 5 टिकट दे रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पर 75 रुपीज हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे किए 75 रुपीज, ये 20 रुपए कैसे किए? सिंपल सर, इस 2 और 10 को गुना कर दिए। हाँ जी, इस 5 और 15 को गुना कर दिए। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं? सेम यही चीज यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनोगे, समझोगे, समझ में आएगा। एक बार इस प्रश्न को लिख लो और एक बार पढ़ो पहले आप, जल्दी से इस प्रश्न को एक बार पढ़ो। आप पढ़ लियोगे? बिल्कुल आप पढ़ लियोगे। अब यहाँ ध्यान देना है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इन सारी बातों को सीखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, एक बेंगलोर के एक बस स्टैंड में यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, हम जो 2 टिकट मल्लेश्वरम का लेते हैं और 3 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीदते हैं। चलो यहाँ पर अब 3 टिकट खरीद रहे हैं। कितना टिकट? यहाँ पर 3 टिकट खरीद रहे हैं। ओके, यदि हमको टोटल लागत जो है 46 रुपए पड़ता है। अगर हम इतना टिकट खरीदते हैं ना, ध्यान से समझना, अगर 2 टिकट जो है हम मल्लेश्वरम का और यशवंतपुर का 3 टिकट खरीदते हैं, तो हमको टोटल रुपए कितना लगता है? भैया टोटल हमको 46 रुपए लगते हैं। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। परंतु यदि हम सुनो, ध्यान से समझना, 3 टिकट लिए हैं यशवंतपुर का और 2 टिकट लिए हैं मल्लेश्वरम का, ठीक है। परंतु यदि हम 3 टिकट जो है मल्लेश्वरम का, अब जो है 3 टिकट हम लोग मल्लेश्वरम का ले रहे हैं। भैया 3 टिकट मल्लेश्वरम का ले रहे हो आप, ठीक है। अगेन 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं। 5 टिकट कहाँ का? यशवंतपुर का खरीद रहे हैं। उस कंडीशन में जो है हमको टोटल जो खर्च देना होता है वो हम लोग का टोटल 74 रुपए लगता है। टोटल हम लोग का कितना रुपए? 74 रुपए लग जा रहा है। तो बताना है बस स्टैंड से
मल्लेश्वरम का किराया कितना होगा और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना होगा। भैया इस बस स्टैंड से यहाँ मल्लेश्वरम तक का किराया कितना होने वाला और बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का किराया कितना होने वाला है ये बताना है। हम लोग तो यहाँ 10 रुपए 15 रुपए अपने मन से मान लिए थे ना। आपको पता है जब भी आपका ये भाषा वाला सवाल आएगा ना तो आपको पूरा प्रयास करना है, जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसी को x और y मान के चलोगे आप। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया ज्ञात करना है, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया को हम लोग x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अगेन फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर तक के किराए को हम लोग y रुपए मान लेते हैं। जैसे हम लोग x और y रुपए मान लिए तो खुद आप सोचोगे भैया यहाँ x रुपए 2 टिकट कितना रुपए हो जाएगा, x रुपए 2 टिकट तो टोटल कितना रुपए हो गया भैया 2 गुना x रुपए हो गया। तो नहीं समझ रहे हो, आपको सब समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सुनो सुनो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। अगर हम लोग मल्लेश्वरम का पहला कंडीशन कहा गया है, पहला कंडीशन ये कहा गया टोटल 46 रुपए हम खर्चा करते हैं। कब खर्चा करते हैं, जब हम 2 टिकट खरीदते हैं मल्लेश्वरम का। अगर 2 टिकट खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम का तो कितना रुपए पेड करना होगा भैया, 2 टिकट खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम का, अगर हर एक टिकट का दाम x रुपए है तो 2 टिकट का दाम 2 गुना x रुपए हो जाएगा। हाँ जी 2 गुना x रुपए हो जाएगा, प्लस का प्लस। फिर हम लोग जो है 3 टिकट खरीद रहे हैं यशवंतपुर का, 3 टिकट खरीद रहे हैं यशवंतपुर का, टोटल दाम कितना हो जाएगा 3 का गुना y से करना होगा। अभी तुरंत हम लोग सीखे, बिल्कुल ये टोटल किराया मेरा 46 रुपए था ना, ये मेरा बराबर हो गया 46 के। अगर ये समझ में आ रहा है ये आराम से बन जाएगा आपसे, समझ में आ रहा होगा। अगेन फिर सेकेंड कंडीशन फिर कहा गया 74 रुपए वाला कि हम लोग टोटल 74 रुपए पेड करते हैं। कब पेड करते हैं, जब हम 3 टिकट जो है मल्लेश्वरम का खरीदते हैं। 3 टिकट अगर मल्लेश्वरम का खरीदेंगे टोटल हम लोग का 3x रुपए हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगेन फिर जो है 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीदते हैं, 5 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं अर्थात 5 गुना y रुपए हो जाएगा, 5y हो गया। ये 2 इक्वेशन बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे बनाओगे सुन लो ध्यान से। आप लिखो, आप खुद से पहले बनाओगे कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए। अगेन फिर लिखोगे बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए। आराम से x और y मान लो, पहले लिखो आप, माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए। फिर लिखना है बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए। जैसे मानोगे फिर लिखोगे प्रश्नानुसार करने के बाद इस 2 इक्वेशन को आप लिख दोगे और सॉल्व करोगे, बन जाएगा आपसे। बनाओगे आप जल्दी से, वीडियो रोको और बना। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आप बन गया होगा। अब से इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये मिटाते हैं, ये समझाने के लिए बनाई थी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, बना भी लिए होगे। जितना दूर हम बोले वहां तक तो जरूर बना लिए होगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे भैया, सिंपल सा लिखना है। एग्जाम्पल 14 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे माना कि क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना होगा x रुपए। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना हो गया बराबर x रुपए हो गया। अगेन फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना हो गया y रुपए हो गया। ठीक है, x और y मान चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से अब सोचो, मान लो आप ये इक्वेशन पहले नहीं बनाए हो, इसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे, सिंपल सा पहला स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे। यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम का और 3 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, 2 टिकट मतलब 2 टिकट हम लोग कहाँ का खरीद रहे हैं, मल्लेश्वरम का। 2 टिकट मल्लेश्वरम का, 2 टिकट मल्लेश्वरम का, अर्थात टोटल रुपए कितना हो गया 2x हो गया। ये तो बहुत आसान था। अगेन फिर जो है 3 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं,
3 टिकट यशवंतपुर का, 3 टिकट यशवंतपुर का, अर्थात टोटल रुपए मेरा 3y हो गया। ये टोटल मतलब कुल किराया कितना हो रहा है, तो कुल लागत हम लोग का 46 रुपए लग रहा है। यहाँ बराबर 46 दे दिए। बताओ ये इक्वेशन आया ना। अगर आपको पहले से इसके बारे में पता होगा ना तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जैसे प्रश्न को पढ़ोगे वैसे आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। अगेन, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदते हैं, अगर हम लोग 3 टिकट कहाँ का खरीद रहे हैं, मल्लेश्वरम का 3 टिकट खरीद रहे हैं, अगर 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीद रहे हैं, टोटल कितना किराया हो गया भैया 3x हो गया ना। तो आराम से यहाँ 3x लिख लिए, प्लस का प्लस। फिर हम लोग जो है 5 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, अर्थात 5y हो गया। ये ध्यान में रखना। टोटल कुल लागत कितना हुआ 74 रुपए, तो यहाँ 74 दे दिए। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया है, अब नया तरीका है वज्र गुणन विधि। पहले इस पूरे चैप्टर को आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है। जब हम पूरा सीख जाएंगे तो आपकी इच्छा है आपको जिस चैप्टर से बनाना है, मतलब जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बनाना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी तत्काल हम लोग नया नया मेथड सीखें, पहले इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करोगे, जब भी आपको वज्र गुणन विधि लगाना हो सारे टर्म को बराबर के एक तरफ कर लेना होता है, ये आपको हमेशा पता रखना होगा। ठीक है, यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू मेरा 0 हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन फिर 3x प्लस 5y अगेन माइनस 74 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पर लिखना होगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, अगेन c1 क्या है, c2 क्या है। ये छोटा सा चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें a1 3 है, a1 2 है ना, a1 हम लोग का 2 हुआ, b1 पहले पूरा लिखते हैं, a1 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर मेरा माइनस 46 है। अगेन यहाँ पर a2 3 है, b2 5 है, c2 मेरा माइनस 74 है। ये लिख लिए हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक और लिख लेते, a और b लिख लेते हैं, a1 a2। मेरे ख्याल से ये नहीं भी लिखेंगे ना, आप समझदार हो समझ जाओगे। ठीक है, अगर समझदार नहीं हो तो लिखना होगा, वरना आप समझ सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे धीरे आप खुद समझदार बन जाओगे, परेशान नहीं होना है आपको। सिंपल सा क्या करेंगे, x बराबर नाउ x बराबर लिखना है हमको ना, x बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या करना है फॉर्मूला में, हम जानते हैं x का फॉर्मूला हो या फिर y का फॉर्मूला हो, क्या करते हैं हम लोग a और b का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में जो है a और b का मल्टीप्लाई लेते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। कैसे क्या करना है वो समझो। यहाँ a1 और a2 फॉर्मूला ध्यान में रखना, a1 गुना a2 माइनस a2 गुना b1। ये क्या बोल दिए, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगेन सेम चीज यहाँ आपको यहाँ पर भी हर में करना होगा। क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो बहुत अच्छा है, a1 b2 माइनस a2 b1। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा। a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों का हर एक समान होने वाला। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x का जो ऊपर में वैल्यू लिखते हैं ना वो b और c का वैल्यू लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात b1 c2 माइनस b2 c1 लिखेंगे हम लोग, b1 c2 माइनस b2 c1। मेरा x का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। अगेन y के वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, c और a को लेते हैं, क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया। अब यहाँ पर बस सॉल्व करना, बस फॉर्मूला लिख लिए ना, लेकिन इस फॉर्मूले पुट करके नहीं बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे वो समझो। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसी को देख के बनाएंगे। x के लिए हर में क्या लिखते हैं भैया, a और b का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो करेंगे 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ 10 लिख लिए, माइनस पहले से था माइनस दे दिए हम लोग। अगेन फिर a2 और b1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख लिए। बस यही काम करना है। जो इसका हर निकलेगा सेम इसका भी वही हर निकलेगा, अर्थात 10 माइनस 9 इसका भी निकलेगा। डन, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन फिर क्या करेंगे, x के लिए हम लोग जो b और c को लेते हैं ना, 3 और 74 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ये तो मल्टीप्लाई बहुत भारी है, तो हम यहाँ बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 222 हो गया।
हाँ 222 हो गया। क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है ना, तो 3 गुना 74 222 प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस 222 हो गया। यहाँ पहले से माइनस है तो बीच में पहले से माइनस लगा दिए। अगेन फिर 5 गुना 46 कितना होगा भैया, 5 चौके 30 का 0 बाकी रहल 3, 5 चौके 20 3 23 हो गया, 230 हो गया। और यहाँ पर माइनस सिंबल आ रहा है ना, एक ही माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो जाता है। ये समझ के चलना है, कैसे हुआ समझ के चलना, वरना आप यहाँ लिखोगे फिर से माइनस लिख लोगे, समझ में नहीं आता तो ठीक है। अगर यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी करोगे, सी और ए का मल्टीप्लाई करना है। 46 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 18 का 8 1 13, 138 माइनस 138 हो गया। यहाँ माइनस पहले से था, माइनस पहले से था। अब 74 गुना 2 करेंगे, 8 14, माइनस का सिंबल है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्व कर दे, क्या सॉल्व कर दे, इसका आंसर हो जाएगा आपका, नीचे तो आपका एक ही बचेगा, हाँ ऊपर में यहाँ प्लस आ गया। 230 में 222 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो गया, सिंपल से, अर्थात इसका रिजल्ट x का वैल्यू 8 निकल गया। अगेन फिर यहाँ पर जो है ये प्लस में आएगा, नीचे तो 1 हो गया आपका, ऊपर में जो है 10 आ जाएगा आपका। 148 में 138 घटाएंगे तो आप लोगों का कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत ना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगेन अगेन अर्थात यहाँ पर रिजल्ट आपका 10 निकल गया। x का वैल्यू 8 निकला है, y का वैल्यू 10 निकला है, x का मान 8 और y का मान 10 पुट करेंगे तो यहाँ लिखना अतः यहाँ लिख लेना है, अतः अच्छे से लिखना है, अतः बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए, बराबर देके 8 रुपए लिख लोगे। अगेन बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए, और यहाँ पर बराबर देके 10 रुपए आप लिख लोगे, यहाँ भाषा आप खुद से लिखोगे, ठीक है। अगेन हम लोग एग्जाम्पल 15 की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल 15 ऐसा बना सकते हो आप, अभी तुरंत रिवीजन में हम समझाए थे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये आपका अद्वितीय हल है, अगर ये आपका अद्वितीय हल है, हम जानते हैं इसका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। जहां तक बनेगा प्रयास करना है आपको, यहाँ लिखना होगा आपको, चूंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, therefore a1 बटे a2 does not equal to b1 बटे b2, ठीक है, समझ रहे हो। ये काम करोगे और बनाओगे, प्रयास करोगे, तो प्रयास करना है आपको, प्रयास करो ना, बन जाएगा। एग्जाम्पल 15 भी बन जाएगा, लेकिन एक बार प्रयास जरूर करोगे आप अपनी तरफ से, हल्दी हल्दी प्रयास करोगे। बन गया, बताओगे आप मुझे, कंप्लीट बन चुका है। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर बोला गया अद्वितीय हल है ना, तो लिखना है आपको, चूंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अतः a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा। आराम से वहां पर 4 बटे 2 डज नॉट इक्वल टू p बटे 2 होगा, अर्थात p डज नॉट इक्वल टू 4 निकलेगा। मतलब समीकरण युग्म में जो है p का वैल्यू 4 को छोड़ के आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। यही इसका रिजल्ट आया। पहले आप खुद से बनाओगे, हम आपके लिए रुक रहे हैं। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो कैसे बना, क्या बना, एक बार मिला लो। क्या करना है, क्योंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, क्योंकि समीकरण युग्म का समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो क्या करेंगे भैया, क्या करना होगा हम लोग को, सिंपल से a1 बटे a2 जानते हैं हम लोग, a1 बटे a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे b2 का। हाँ जी, यहाँ a1 बटे a2 4 बटे 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग 4 बटे 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू p बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर p बटे 2 लिख लेंगे, 2 से 2 खत्म, अर्थात p डज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ आपको लिखना होगा, अतः p समीकरण युग्म के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होगा, अतः p का वैल्यू, p का मान 4, p का मान 4 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए
समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? या फिर समझ में नहीं आता है ना, तो यहाँ आप जो आपको दिया हुआ है ना उसी को देखते हुए आप भाषा लिख सकते हो। अतः युग्म का एक अद्वितीय हल तब होगा जब p डज नॉट इक्वल टू 4 होगा। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना भी लिख लोगे तो काम हो जाएगा। समझ में आ गया? अगेन अगेन हम लोग कुछ और प्रश्नों को उतारते हैं और उसको समझते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, यहां देखोगे आप, यहां पर हम लोग जो है और 2-3 क्वेश्चन और लिखे हैं। हल्दी हल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 16 देखेंगे। एग्जाम्पल 16 को देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर वही चीज तो कहा गया है, क्या हमें k का वैल्यू निकालना है। बस सिंपल सा k का वैल्यू निकाल लेना, काम हो जाएगा। और यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको बताए थे ना, अपरिमित रूप से अनेक हल रहे या अनंत रूप से अनेक हल रहे तो कौन सा कंडीशन होता है, तीनों रेशो आपस में बराबर होता है। मैंने बताया था ना, आराम से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे और सब का वैल्यू पुट कर देंगे और वहां पर मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। कम से कम आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। आप यहाँ लिखोगे चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख लेना है। आराम से a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट करोगे और बारी बारी से आपको बराबर करना है और आपका निकल जाएगा k का वैल्यू। एक बार प्रयास करो, आप प्रयास करोगे। आप देखो यहाँ पर, उम्मीद करते आप प्रयास जरूर किए होगे। अब देखना है कम से कम आप कहाँ तक पहुंचे हो, कितना दूर आप पहुंचे हो। ठीक है, देखो हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को, लगभग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। कोई कोई क्वेश्चन छोड़ भी दे रहे हैं, लेकिन इतना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पर ये सोच के करवा रहे हैं कि आप जरूर अपने से प्रयास करोगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सिंपल सा लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण युग्म क्या है पहले वो लिख लो, kx + 3y माइनस k - 3 इक्वल टू 0। अगेन एक और इक्वेशन है 12x + ky - k इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे। चूंकि समीकरण युग्म का क्या है, आप मन में विचार करोगे। चूंकि समीकरण युग्म का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलो या फिर अनंत रूप से अनेक हल बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण युग्म का जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम लोग बोल सकते हैं इसका जो अनुपात होगा ना, वो अनुपात आपस में बराबर होने वाला। हाँ जी, अब यहाँ पर ये सोचना होगा भैया a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। सिंपल सा x का गुणांक एक कहलाता, ये a1 हो गया k/12। देखो ऊपर नीचे का बटे कर देना है, यहाँ पर k/12 बराबर हो जाएगा 3/k। जो y का गुणांक होगा उसके अनुपात को बराबर करना है, 3/k बराबर हो जाएगा। माइनस के साथ लेना, माइनस के साथ लेना, ये बात ध्यान में रखियो। -k - 3 - -k, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे क्या करेंगे इसको समझना है आपको। अब बारी बारी से जो है हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, किसी भी दो को आपस में बराबर कर लो ना, काम हो जाएगा। अगर इसको बराबर करते हैं वैसे भी काम होने वाला, फिर इसको वापस से बराबर कर देंगे, काम हो जाएगा। आप एक बार प्रयास जरूर करोगे, प्रयास करोगे, आप बिल्कुल प्रयास करोगे। एक बार इसको इसके बराबर करते, एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। करे बराबर, बिल्कुल ना, इसको इसके बराबर करो। k/12 आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, मतलब एक दूसरे के, तीनों तो एक दूसरे के बराबर है ना। किसी भी दो टर्म को आपस में बराबर कर लेना है। इस वाले टर्म को इस थर्ड के बराबर करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के बराबर, सेकेंड को भी हम लोग थर्ड के बराबर करते हैं। आप एक काम करोगे, यहाँ से क्या आप k का वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकते हो? तो जरूर निकालोगे। ठीक है,
जरूर आप प्रयास जरूर करोगे। इससे भी आपको k का वैल्यू निकालना है और इससे भी आपको k का वैल्यू निकालना है। आप प्रयास जरूर करो ना, प्रयास करने में क्या हर्ज है। यहाँ से k कट जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k का मल्टीप्लाई k से हमारा k स्क्वायर हो गया और इस 12 का मल्टीप्लाई इसे करेंगे 12 के माइनस 36 हो जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। आपके मन में ये सारा आइडिया आ रहा होगा, जरूर यहाँ अप्लाई करो। गलती होगा देखा जाएगा, हम आपके लिए रुक रहे हैं। जरूर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर द्विघात वाला टर्म आ जाएगा। सॉल्व नहीं होगा कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। के कैंसिल करोगे, यहाँ से के का वैल्यू निकालोगे। आप निकालोगे जल्दी से, उम्मीद करते हैं निकाल लिए होगे। देखो क्या रिजल्ट निकला होगा। आप क्या करोगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। k का मल्टीप्लाई k से, तो k स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से करेंगे। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई k मेरा 12k हो जाएगा माइनस का माइनस, 12 का मल्टीप्लाई 3 से मेरा 36 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस सब को हम एक तरफ करेंगे। ये आपका कौन सा टर्म आ गया, यहाँ पर द्विघात वाला टर्म आ गया। लो, इसको आप सॉल्व भी करना होगा ना। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। k से k कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू k माइनस 3, अर्थात यहाँ पर इस माइनस 3 को बराबर किधर लाएंगे तो हम लोग का k का वैल्यू 6 निकल जाएगा। लो, k का वैल्यू यहाँ 6 निकल ही गया है, तो इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। हम लोग का k का वैल्यू 6 निकल चुका है। आप सिर्फ इसको इसके बराबर करके भी आप k का मान निकाल सकते हो। अब बोलोगे भैया इस मेथड से कैसे बनेगा, बताइए तरीक। बता देते हैं, क्या दिक्कत है, बता देते हैं। आप लोग को एक काम करना, सब टर्म को बराबर के इधर लाना एक साइड। k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 36 प्लस 36 इक्वल टू 0। कैसे किए, बराबर था ना, बराबर के एक साइड 12k को लाएंगे तो माइनस 12k हो जाएगा। इस माइनस 36 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा। बराबर के बराबर 0 का 0 हो गया। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। एक बात ध्यान में रखना, आप इसको नहीं भी बनाओगे, सिर्फ ये बना दोगे तो k का वैल्यू आपका निकल चुका है। लेकिन हाँ, अब आप बोलो भैया हम इसको इसके बराबर कर रहे हैं तो k का मान कुछ ना कुछ निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए। कैसे निकलता है k का मान, वो भी बता देते हैं। उसके लिए आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड आना चाहिए और गुणनखंड निकालने आपको सिखाए हुए हैं, सिखाए है ना। सिंपल से 36 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा देखते हैं कितना होता है। आपको बताया है इस माइनस 12 को हमको ब्रेक कर, ध्यान से समझो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही ये सवाल आसानी से बन जाएगा इस मेथड से, लेकिन ये गुणनखंड आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर माइनस 12k को आपको दो पार्ट में बांटना है, जिससे कि आराम से मेरा गुणनखंड हो जाए। इस माइनस 12k को आप कोई दो पार्ट में बांटोगे। कैसे बांटोगे, इस 36 के गुणनखंड से। अब 36 का गुणनखंड करते हैं कि कैसा कैसा आता है देखते हैं। हम लोग का कुछ इस प्रकार का फॉर्म आ गया, 2 2 3 3। अब सोचो तो 12 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 9 9 4 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है तो कैसे होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 होता है ना। यहाँ माइनस 12 है, अर्थात अगर माइनस 6 ले लेंगे तो आपका माइनस 12 आ जाएगा जोड़ने के बाद। हाँ जी, और गुना करेंगे तो माइनस 6 गुना माइनस 6 प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ मेरा प्लस 36 पहले से दिया हुआ है, अर्थात हमको इस माइनस 12k को माइनस 6 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो करते हैं। तो यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको हम सिखाए हुए हैं गुणनखंड। सिंपल सा ये सवाल बन चुका है, सिर्फ इतना ही पार्ट करोगे सवाल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे भैया, ठीक है। यहाँ k बचा, यहाँ माइनस 6 बचा, यहाँ से भी आप माइनस 6 को कॉमन लोगे, यहाँ k बचा, यहाँ माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। तो सिंपल सा इस दो टर्म से k माइनस 6 कॉमन, हम लोग बहुपद में गुणनखंड किए हुए थे। ध्यान में रखियो, दोनों से k माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या बच जाएगा, यहाँ पर भी k माइनस 6 हो जाएगा। ये हमेशा 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 ध्यान में रखना है। अब k माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, फिर यहाँ पर k माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा k का वैल्यू 6 ही निकल रहा है। तो इसको नहीं भी करोगे, सिर्फ इतना करोगे काम हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी गुणनखंड था, ये गुणनखंड आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा आगे द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तब। वैसे हम बता दें आपको, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन
अभी तत्काल अभी हम लोग दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, वहां पर ये अच्छे तरीके से सीख लो बस। बाकी बाद में हम लोग वहां पर बहुत सारा कुछ सीखने वाले, फॉर्मूला भी सीखेंगे वहां पर, द्विघाती फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, इफ यदि हम लोग k - 6 को 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग का k = 6 हो गया। यहाँ पर भी अच्छे से लिखियो आप, ठीक है। यहाँ पर अगेन k - 6 को 0 के बराबर करेंगे, k का मान 6 ही निकल रहा है, तो k का मान 6 निकल चुका है। बस यही हमको k का वैल्यू ही निकालना था, k का वैल्यू निकल गया, बन गया हम लोग का था k का मान। अतः k का मान कितना हो गया, k का मान बराबर 6 बन गया, इतना सही। अब सोचो आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, हम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन आपको ये भी बनाना है, ये गुणनखंड करने आपको आना चाहिए, ठीक है। चल ठीक, कोई एक बना लियो या दोनों बना लोगे काम चल जाएगा। अब हम लोग सेकेंड का, ये आपका 3.5 हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ाने के बाद 3.4 का कुछ डेली क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, ठीक है। अगेन फिर आपका 3.5 का जितना हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तब जाकर के हम लोग डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड करवाएंगे। बस आपका एक दायित्व होना चाहिए, वो दायित्व का आपको डेली, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली क्वेश्चन आंसर से जो है ना, आपको 3-3 क्वेश्चन आंसर बनाते रहना है। इतना यकीन मानना कि आप बेहतर करोगे, बस इतना समझ के चलना, ठीक है। बस डेली क्वेश्चन आंसर में 3-3 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, जो नहीं आता इसको छोड़ के आगे का 3-3 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। वैसे मैंने सब बताया हुआ है, ओके। अगेन यहाँ देखते हैं, 2 का 1 नंबर देख लेते हैं जल्दी से, ओके ठीक है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप खुद बना सकते हो, ये भी प्रश्न आप खुद बना सकते हो। हमें तो ये दोनों बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम पहले आपको प्रयास करना है, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, ये समझ के चलियो। ये सोचोगे भैया भैया सारा बता देंगे, गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। ला 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 ला। यहाँ देखो, समझना है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझोगे आप, ठीक है। यहाँ देखो सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखोगे आप। पहले इस प्रश्न को समझने से पहले अपना सारा ध्यान यहाँ पर लाओगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर से वही टर्म आ गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका जो अनुपात होगा वो तीनों आपस में बराबर होने वाला, तीनों को बराबर करेंगे। 2/a-b = 3/a+b = 7/, इतना आप सिंपल सा बराबर करोगे। और फिर क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के बराबर, सेकेंड को थर्ड के बराबर, वहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का a और b का वैल्यू निकल जाएगा। प्रयास करोगे ना, प्रयास करो आप, जल्दी से प्रयास करोगे आप, उम्मीद करते हैं अरे क्वेश्चन देख के मत घबराओ, हाँ a - b है, a+b है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख के मत घबराओ आप, प्रयास जरूर करो, बनेगा नहीं बनेगा कम से कम वहां तक तो पहुंचोगे जहां पर तीनों को आप बराबर कर रहे हो, उसके आगे तो पहुंचोगे जहां पर आप मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हो, वहां तक तो पहुंचोगे। आपको वहीं तक पहुंचना है, वहीं तक मुझे बस, उसके आगे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों को समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है ना समीकरण युग्म का। एक बार फिर से समीकरण युग्म हम लोग लिख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोल दियो। ओके भैया ठीक है, बता देंगे। यहाँ पर a+b × y है = 3a+b - 2 है। क्या करते हैं, क्योंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, रूप से क्या है, अनेक हल है भैया, रूप से अनेक हल हो रहा है। क्या करना होगा अब सिंपल सा हमको क्या करना है, इसका अनुपात बराबर करना होगा ना। हम जानते हैं क्या होता है, इसका अनुपात बराबर होता है, सिंपल से इसका अनुपात बराबर करता है, वो हम a1 a2 छोड़ देते हैं। अभी 2/a- हम जानते हैं ना, 2/a-b बराबर हो जाएगा 3/a+b, लिख दे क्या वो, बोलो तो लिख देते हैं 7/3a+b - 2। मेरे ख्याल से आप समझदार हो गए हो, अब इसका अनुपात कैसे बराबर करना होता है वो आपको भली भांति अब समझ में आ चुका है। अब सिंपल सा इस फर्स्ट वाले को इस थर्ड के बराबर, इस सेकेंड वाले को इस थर्ड के बराबर करना होगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2/a-b को बराबर करते हैं 7/3a+b - 2 के बराबर कर देते हैं।
अगेन फिर यहाँ पर करना होगा, इसको इसके बराबर करना है, 3/a प्लस बी बराबर कर दिए 7/3a प्लस बी माइनस 2 के बराबर कर दिए। ये समझ में आया। वो परिमित रूप से अनेक हल था, इसका अनुपात तीनों अनुपात बराबर होगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ऐसा कभी मत हो, या तो सारा का सारा कांस्टेंट टर्म बराबर के एक तरफ हो या फिर बराबर के उस तरफ होना चाहिए। यहाँ पर 7 बराबर किस तरफ है और ये कांस्टेंट आपका बराबर किस तरफ है, इसलिए हम लोग आराम से इसका अनुपात ले लिए, कहीं कोई डाउट नहीं। या तो बराबर किस तरफ हो जाए या तो बराबर की, जैसे यहाँ पर देखो बराबर किस तरफ है ना, तो कोई बात नहीं। वज्र गुणन विधि में मेरा बराबर की इस तरफ ही चाहिए, समझना है आपको। भैया समझ में आ गया, ज्यादा कंफ्यूज ना करिए हमको। दोनों को एक बार जरूर सॉल्व करोगे आप, एक बार जरूर प्रयास करोगे सॉल्व करने का। सॉल्व करो आप जल्दी से। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कोना को नहीं गुना कर लेंगे ना। और क्या करना होता है, सिंपल सा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ। ओके भैया, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे वरना आप कंफ्यूज कर जाते हो। कंफ्यूज नहीं करना है, अगर प्रयास नहीं किए हो जरूर इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। हल्दी सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और प्रयास क्या करना, सॉल्व किए लेना है। यहाँ पर भी सेम वही होगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 3 का मल्टीप्लाई किए भैया, कर लिए हम लोग। अगर यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से आप सॉल्व करोगे, सबको एक तरफ लाओगे, ए वाले को बी वाले को, और घटाओगे, काटा छाटी करोगे, देखोगे क्या निकलता है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू। हमें तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होगा, इक्वेशन निकलेगा, ऐसा हमको फील हो रहा है। क्या पता निकल जाए तो और अच्छी बात है। एक बार प्रयास करो आप जल्दी से, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। यहाँ पर सिंपल सा 7 का मल्टीप्लाई 7a माइनस 7b। देख लो, जब भी हम बोले ना प्रयास करने, गलती ही सही जरूर प्रयास करना है आपको, ठीक है। हमको पता है इसके आगे आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हो, हमको वही चाहिए, कुछ ना कुछ ही आप सॉल्व, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ ही सॉल्व करो आप, लेकिन सॉल्व करो अपने से, ठीक है। इसके आगे भी कुछ ना कुछ सॉल्व करो आप, रफ कॉपी में सॉल्व करो या कहीं सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करना है ना, जल्दी सॉल्व करोगे। सॉल्व कर लियोगे, बिल्कुल। देखो यहाँ पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई 6a प्लस 2b माइनस 4 हो गया। अगेन सबको एक तरफ लेके आते हैं। भैया सबको एक तरफ लेते आए क्या, बिल्कुल लाना है। देखो यहाँ पर 7a माइनस 7b था, ये आपका बराबर किधर आएगा तो माइनस 6a हो गया, ये बराबर किधर तो माइनस 2b हो गया, ये बराबर किधर तो प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0। अगर अब भी तक भी सॉल्व नहीं किया हो ना, दांत तोड़ देंगे आपका। देखो a वाले को सॉल्व करेंगे, b वाले को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस 4 वैसा ही हो जाएगा। ये इक्वेशन बन रहा है, जैसा हमने कहा था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। जो हम कहे थे वही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा 7a और माइनस 6a क्या बन जाएगा, देखो ये दोनों मिलके आपका 7 और माइनस 6 क्या बनेगा भैया, साथ में माइनस 6 घटेगा तो एक ही बचेगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ a बचा, ठीक है। यहाँ माइनस 7 माइनस 2 कितना होता है भैया, जानते हैं हम लोग, माइनस 7b और माइनस 2b कैसे सॉल्व करते, b का b हुआ 7 2 9 माइनस 9 होता है। ये आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से सिखाया है। ये दोनों भी सॉल्व हो गया, बच गया सिर्फ प्लस 4, तो प्लस 4 का प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख लिए। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। बताओ कहीं कोई डाउट, ना ही डाउट का होता है। अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब सोचोगे भैया क्या करना चाहिए, सबको एक तरफ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ बैटरी डाउन हो गया, पता नहीं कहां से कहां तक हम समझाएं और आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं शायद यहां से हुआ होगा ना। इसको फिर से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे। यहाँ देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा, ये तो आपको क्या हम बताएंगे, ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ना। अब सिंपल सा यहाँ क्या कहोगे भैया, सबको एक तरफ लाना है। वही ये वाले टर्म वहां क्या कर रहे हो आप, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है, मेरे पास आओ। यहाँ पे 9a है ना, सिंपल सा 9 है, सबको पहले लिख लेते हैं। 3b माइनस 6, जो a वाला टर्म और b वाला टर्म है ना, उसको एक तरफ लेके आते हैं। 7a और 7b, ये आपका माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो हम सेम को सेम वाले के साथ ढूंढेंगे। 9a का दोस्त कौन है, 7a है भैया। यहाँ पर a है, यहाँ a है, काम हो जाएगा ना, बिल्कुल काम होगा। a के बदले में a आ गया ना, प्लस 9 माइनस 7 कितना होता है, बता जल्दी से,
+2 होता है, काम हो गया। अगर यहाँ b वाले को b वाले के साथ सॉल्व करना होगा, यहाँ पर b यहाँ पर b लिख दिए। अब सोचो ना, +3 - 7 कितना होगा, -4 हो जाएगा। खत्म, काम खत्म। बस इतना ही काम करना था। आप अकेला ही बचे हो, -6 वाले भैया, अकेला ही हुआ, कोई बात नहीं, आपको अकेला ही रखेंगे हम। यहाँ -6 = 0 हो गया। अब क्या करना है, अब सोचना है। यहाँ पर a है, 9 है, 4 है, क्या सबसे कॉमन आ रहा है क्या? अगर हम सबसे कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा। ये a और a सेम हो जाएगा। विलोपन विधि से आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ a - 2b - 3 = 0 हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे। a - 2b - 3 = 0/2 हो गया। एक काम करें, 0/2 आपका 0 ही होता है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, आपको एक काम, इस -3 को बराबर के उधर भेज दो, क्योंकि अभी तक आपको विलोपन में जो है इस टर्म को आपको बराबर के उधर रख करके ही सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको ही आसानी होगा। बराबर के उधर रख दो, वरना ऐसे भी सॉल्व होगा, भले ही आपसे सॉल्व हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। समझना, a की जगह x है, b की जगह मेरा y है। ठीक है, अगर x - 9y = -4 होता तो कैसे सॉल्व करते, ये आपको पता होगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर a - 9b, इस +4 को बराबर की उधर ले जाएंगे तो मेरा -4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। यहाँ पर a - 2b = 3, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब यहाँ से आपका दायित्व बनता है, ठीक है, प्रॉपर दायित्व बनता है कि आप इसको सॉल्व करोगे, जल्दी से इसको सॉल्व करोगे, आप जल्दी सॉल्व करोगे इसको। सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करोगे विलोपन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। अरे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं ना, ये पूरा चैप्टर वज्र गुणन से हो रहा है ना, अच्छा है, सब एक साइड है। फिर इसको हम वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते हैं, वरना ये विलोपन से भी सॉल्व होगा। ठीक है, हम आपको वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते हैं। भैया जी, विलोपन से कितना अच्छा हम सॉल्व कर पा रहे थे। अच्छा, विलोपन से सॉल्व किए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते, देखो कैसे सॉल्व होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। कहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ मिटाते हैं इसको, ठीक, मिटाते हैं इसको। हमको a और b का मान ही तो निकालना है ना, तुरंत निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। हियर, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ समीकरण दिया हुआ है, हम लोग को समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है, a - 9b + 4 = 0, a - 9b + 4 = 0, एक समीकरण ये है। अगेन a - 2b - 3 = 0, a - 2b - 3 = 0, एक समीकरण ये है। ये दो समीकरण है, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखना होगा वेयर, भैया यहाँ पर तो a और b के फॉर्म में है, क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, हम a1 a2 मानेंगे ना, a1 a2 b1 b2 क्या हो रहा है, c1 c2 ये क्या है, समझ में आता है ना। a1 क्या है, यहाँ पर 1 है, इस a का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a1 हुआ, इस a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो रहा है, इस b का, सुन लो एक बार, अपने आप को शांत करो। यहाँ तक बन गया है आपसे, अगर नहीं बना है पहले यहाँ तक बना दो, जल्दी से यहाँ तक पहले बनाओ, आप जल्दी बनाओ, हम रुके हुए हैं आपके लिए, यहाँ तक पहले बनाओ। बनाने के बाद समझना है a मेरा कुछ और नहीं x है, b मेरा कुछ और नहीं y है, यहाँ पर भी a x है b y, समझ के चलो ऐसा। उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिए हम दोनों इक्वेशन को, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, ये इक्वेशन सेकंड है मेरा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सा a1 a2 कैसे निकालते हैं, इस x का गुणांक, यहाँ x की जगह पर a है, a का गुणांक मेरा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर b का गुणांक -9 है, ये -9 ये -2। अगेन यहाँ c1 का वैल्यू +4 और मेरा यहाँ पर -3, ठीक है। आराम से लिख लिए। और भी अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब आप लिखोगे आगे, फॉर्मूला अगर याद है तो कोई बात नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख सकते हो। फॉर्मूला याद है ना आपको, अगर याद है तो कोई बात नहीं। देखो सिंपल सा हमको a का वैल्यू निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होता है भैया जानते हैं हम लोग, इस दोनों को a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है ना। क्या करना होगा, क्या करना होगा, हम लोग हर में क्या लिखते हैं बताओगे मुझे, हम लोग हर में क्या लिखते हैं भैया, भैया
ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग का हर में आता है। ये छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। a1 और a2 वाले टर्म का जितना भी है ना, a और b वाले टर्म का, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो करते हैं, क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 लिखोगे, a1 b2 माइनस a2 b, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं यूं ही, वरना बिना फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले हम। यहाँ पर भी सेम a1 b2 माइनस a2 b1 होने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a लिख रहे हैं ना, a समझ के आपको a समझ के चलना है। यहाँ x है, x के लिए क्या करते हैं हम लोग, b और c का गुणांक लेते हैं ना, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, बार बार बोल रहे हैं। अगेन फिर यहाँ पर b के जगह पर सोच के चलो, मेरा यहाँ पर y है, y के लिए क्या करेंगे, c और a का फॉर्म लेंगे ना, c1 a2 c2 a1, बस इसके आगे सॉल्व करोगे आप जल्दी से। हो गया सॉल्व? सॉल्व हुआ? बोलो, सॉल्व हुआ खुद से? सब कुछ लिख दिए हैं आपको, यहाँ पुट करोगे ए और बी का वैल्यू बताओगे कितना निकलता है। हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखो। हम लोग सिंपल सा डिनोमिनेटर में क्या करने वाले, डिनोमिनेटर में हम लोग जो है a और b का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो सिंपल सा a1 गुना b2 करने वाले ना, 1 गुना -2 आपका -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से है। फिर a2 गुना b1 ना, 1 गुना -9 आपका -9 होगा, बन गया। जो चीज आपका डिनोमिनेटर में होता है वही चीज सेम इसका भी होगा, तो -2 -9 हो गया, बस काम बन गया। अब ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे, यहाँ x का वैल्यू, x की जगह a है, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b और c का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, माइनस गुना माइनस प्लस, अर्थात यहाँ पर 27 हो गया, माइनस पहले से था, 2 चौके 8, माइनस प्लस माइनस अर्थात -8 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम आपको b के लिए भी टर्म यूज करना है, c और a का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, c और a का मल्टीप्लाई कर, 4 गुना 1 मेरा 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, -3 गुना 1 कितना हो जाएगा, -3 गुना 1 जल्दी बताइएगा भैया, -3 गुना 1 -3 हो जाएगा, बस काम कंप्लीट। इसको सॉल्व करोगे, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ना, दांत तोड़ देंगे आपका, जल्दी बनाओगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। a और b का वैल्यू निकल गया होगा, कितना निकला वो देखो। यहाँ पर सिंपल सा 27 प्लस 8, यहाँ पर आपका -2 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 7 7 15 35 बटे 7, 7 बचे 35, 5 निकल गया आपका, अर्थात a का वैल्यू 5 निकल गया। अगेन यहाँ पर 4 प्लस 3 बटे -2 प्लस 9, अर्थात 7 बटे 7, आपका b का वैल्यू 1 निकल गया, अतः a और b का वैल्यू आपका 5 और 1 निकला हुआ है। और क्या करना है, उम्मीद करते हैं सारा बन गया होगा। अतः a = 5 एंड b = 1, यही काम करना था आपको। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये बना सकते हो आप, मुझे पता नहीं था इतना ये लेंथी सवाल हो जाएगा, लेकिन अच्छा लगा बनाने में, इसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल होना भी चाहिए, आनंद आया, बनाओगे इसको। उम्मीद करते हैं आप यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व खुद से किए होगे, क्योंकि ये आसान था। जब हम बोले थे आप मान पुट करो और सॉल्यूशन निकालो, कितना निकला होगा, जरूर आप मेरे बात का वैल्यू रखते होगे। अगर वैल्यू रखोगे, जो हम लोग सपना सोचे है ना कि हाँ 95 प्लस आने का, वो जरूर आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम बोलेंगे खुद से बनाने, और उसको आप खुद से बना रहे हो। और सेकंड स्टेप, आपको डेली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना होगा, तभी ये प्रॉपर तरीके से संभव हो पाएगा, वरना संभव नहीं हो पाएगा। ये समझ के चलिए। यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समय है ना, अभी लगता है कुछ ज्यादा समय बीत गया क्या, कोई बात नहीं, हम लोग लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको क्या करना होगा, वो सेम वही चीज कहा गया है। यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है, क्या स्टार्टिंग का बराबर होगा और बाद में बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा फिर क्या कह रहा हूँ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब ये समांतर है ना, स्टार्टिंग का बराबर होगा, समांतर, समान, पहला समान होगा बाद में अंतर हो जाएगा।
अर्थात a1 बटे a2 b1 बटे b2, ये दोनों मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। ये समझ के चलो, आराम से बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। आप प्रयास जरूर करोगे, प्रयास जरूर करो, बनाओ इसको अच्छे तरीके से बनेगा। क्या लिखोगे आप? पहले तो इक्वेशन आप लिख लो बेहतर तरीके से। इक्वेशन क्या है हम लोग का? 3x प्लस y इक्वल टू 1, अगेन मेरा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 है। अब यहाँ पर क्या करना है? x का टर्म है और y का टर्म है, सोचना है आपको, सोचना है, बस सोचना है भैया क्या किया जाए। यहाँ पर कोई हल नहीं है ना, यहाँ लिखने, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जैसे हम बोले हैं वैसे आप बनाने का प्रयास जरूर करोगे। हम बताएं आपको, यहाँ समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अनुपात स्टार्टिंग का बराबर होगा, बाद का बराबर नहीं होगा। कम से कम इसके आगे प्रयास करो, वहां अनुपात तक आपको खुद से आना। हम आपके लिए रुक ही जाते हैं, आप वहां तक पहले पहुंच ही जाओ। कहां तक? स्टार्टिंग का अनुपात बराबर है, बाद का अनुपात बराबर नहीं है, वहां तक जल्दी पहुंचो आप। बन गया होगा? बस ये क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अंतिम में कुछ देर के बाद इस प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर इसका अनुपात 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1, और यहाँ पर 1 बटे 2k प्लस 1, ये आपस में सब बराबर बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग का बराबर होगा और ये अंतिम वाला बराबर नहीं होगा। ये छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। कैसे हम लोग देखें? इसका अनुपात लिख लिए, यहाँ एक छिपा हुआ 1 बटे k माइनस 1 लिख लिए, और यहाँ पर 1 बटे 2k प्लस 1 लिख लिए। हम जानते हैं कोई हल नहीं है, स्टार्टिंग का बराबर होगा, बाद का बराबर नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं, तो सिंपल सा इसको इसके बराबर करेंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा और k का मान निकल जाएगा। आप बराबर करोगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 बाय 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो और k का वैल्यू निकालो। क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। कैसे करेंगे? 3 इंटू k माइनस 1 करोगे और 1 इंटू 2k माइनस 1 करो। जल्दी से करोगे तो इसको आप ही सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जल्दी से करोगे आप, इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से लेके पूरा इसको आप सॉल्व करोगे। नहीं होगा तब मैं हूं ना, फिर आपको मेरे शरण में आना है, वरना नहीं आना है, बिना देखे निकल जाना है, ठीक है। जल्दी करोगे आप। उम्मीद करता है हो गया होगा सॉल्व। सॉल्व तो हो ही गया होगा। 3 गुना के 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k को एक तरफ लाते हैं, 3k माइनस 3 माइनस 2k, ये प्लस 2k है, बराबर किधर आया तो माइनस 2k हो गया। ये माइनस 1 बराबर किधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आराम से ये केवल हम दोनों सच्चे दोस्त हैं, सेम है। जब सेम है तो खत्म ही हो जाते हैं ना। ये के रह गया, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 को नहीं लिखते हम लोग, अर्थात 3k में 2k घटेगा तो k ही बचेगा। अगेन यहाँ माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होगा, इक्वल टू 0, अर्थात k का वैल्यू आपका प्लस 2 आ गया। यही है k का वैल्यू। अतः k का मान 2, अतः k का मान कितना निकला? k का मान बराबर 2। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगेन हम कुछ देर के बाद इसको भी सॉल्व करवाएंगे। अभी ही सॉल्व करवा दे क्या? अभी ही सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं, फिर अगले दिन से मतलब कुछ अगला क्लास भी स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व करोगे बेहतर तरीके से। क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, तनिक इसको भी समझने का प्रयास करोगे आप, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ समझो। इस 4th नंबर क्वेश्चन को समझ लाइट जलाओ। इस 4th नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, भिन्न के बारे में पता होना चाहिए। हम जानते हैं x बटे y का रूप मेरा भिन्न होता है। जो स्टार्टिंग का ये ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग हर कहते। भैया ये तो मुझे पता है। अगर आपको पता है, एक बार सुन लो ना, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, ऐसा हम प्रश्न एग्जाम्पल में बताए हुए हैं, तो इसको आप एक बार जरूर रीड करोगे और एक बार पढ़ने के बाद पहले लिख लो, एक बार फिर पढ़ो, फिर प्रयास करोगे खुद से बनाने का। तो सिंपल सा आपको भिन्न ज्ञात करना है ना। आप मान लोगे, माना कि भिन्न बराबर x बटे y, फिर इस प्रश्न को पढ़ोगे, अंश में 1 घटाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको पढ़ते हुए एक बार आप जरूर प्रयास करोगे खुद से बनाने का,
ठीक है, एक बार आप जरूर खुद से बनाने का प्रयास जरूर करोगे। उम्मीद करते हैं कम से कम प्रयास किए या नहीं हो, हमको उससे मतलब नहीं, कम से कम आप पढ़ करके जरूर कोशिश कर रहे होगे। हाँ, एक बार इक्वेशन बना ही ले, एक बार मेरे साथ पढ़ोगे, देखो क्या कहा जा रहा है इक्वेशन में। आप स्टार्टिंग कैसे कियोगे? अगर हम आपकी जगह पर होंगे, भैया सुनिए ना, हमको बताए थे भैया कि हाँ भिन्न जो रहेगा भिन्न को x बटे y मानते हैं। हम लोग भिन्न को x बटे y मानेंगे। चलो ठीक है, यहाँ भिन्न को x बटे y मान लेते हैं। माना कि भिन्न क्या हो गया? भिन्न हो गया हमारा x बटे y हो गया। अगेन x बटे y भिन्न को मान लिए। अब भिन्न मेरा x बटे y हो चुका है। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्न से क्या करने वाले हम लोग? यहाँ पर भिन्न कितना? भिन्न 1/3 हो जाता है अगर अंश में 1 घटाया जाए। मतलब जो भी भिन्न होगा ये भिन्न आपका 1/3 हो जाता है अगर अंश में 1 घटा रहे हैं। अंश ऊपर वाले कहते हैं ना, अगर अंश में 1 घटा रहे हैं तो भिन्न आपका 1/3 हो जाता है। अगेन फिर बोल रहा है भिन्न 1/4 हो जाती है। फिर सेकेंड कंडीशन देखो, भिन्न 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न कितना हो रहा है? भिन्न आपका 1/4 होता है अगर आप जो है हर में जो है हम कितना जोड़ते हैं? अगर हम हर में 8 जोड़ देते हैं। बस ये छोटा सा चीज कहा गया था, इसको सॉल्व करेंगे। नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कम से कम अगर मान लिए कि आपसे ये इक्वेशन खुद से नहीं लिखाया तो कम से कम इक्वेशन तो हम लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करके वो मेन इक्वेशन आप जरूर कर सकते हो, वहां तक जरूर पहुंचोगे आप। जल्दी वहां तक पहुंचो, हम इंतजार करेंगे आपका। जल्दी से बन गया वहां तक? बिल्कुल, आप इक्वेशन तक पहुंच गए होंगे। क्या करना है? सिंपल सा गुना ही तो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x - 1, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई y से y हो गया, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई x से 4x हो गया, बाकी y का मल्टीप्लाई y + 8 हो गया। अब आराम से क्या करना होगा? उम्मीद करते हैं आप अंतिम तक पहुंचे होगे। नहीं पहुंचे तो बहुत मुझे नाराज कर रहे हो, समझ लो आप। यहाँ 3x -3 हो गया इक्वल टू y। अगेन यहाँ पर y को एक तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -y -3 पहले से था, -3 इक्वल टू 0। हाँ भैया क्या करना होगा? समझ में आ गया। यहाँ पर सेम वही चीज, 4x - y - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना होगा? इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड ये है। अब आपको वज्र गुणन विधि, आपके पास तो बहुत सारा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, अगेन विलोपन विधि, फिर आपका वज्र गुणन विधि, कुछ भी लगा सकते हो आप। लेकिन अभी तत्काल आप वज्र गुणन सीख रहे हो ना, तो वज्र गुणन लगाओगे आप, ठीक है। इसको वज्र गुणन लगा करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पर लिखना होगा वेयर a1 क्या है, a2 क्या है, लिख लोगे a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है, फिर a1 a2 क्या है। जैसे आप बना सकते हो बेहतर तरीके से वो बनाओगे आप। फिर आगे क्या लिखोगे? देयरफॉर x है मेरा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? भैया x का वैल्यू हम जानते हैं, अगेन y का वैल्यू हम जानते हैं। कैसे निकालते हैं x का वैल्यू? जो ये टर्म है x और y का वैल्यू में जो हर होगा वो a और b का क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला, a और b का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान में रखियो, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1, हमेशा हर में जो है आपका a और b का ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब अंश की बात करेंगे, x में अंश मेरा b और c का होता है, b1 c2 माइनस b2 c1। अगेन y के लिए c और a का होता है, c1 a2 माइनस c2 a1। बस इसको सॉल्व करोगे काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं x और y का वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही x और y निकल जाएगा लिखोगे अतः भिन्न बराबर x बटे y, x का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है आपका। ये आप बना सकते हो। अगले क्लास में हम ये पूरा कंप्लीट करवाएंगे। 3.5 है ना, 3.5 आपका पूरा कंप्लीट होगा। अगेन उसके बाद बस बचा है 3.6, फिर ऐच्छिक बचा हुआ है। सोच रहे हैं ऐच्छिक देख लेते हैं, ऐच्छिक भी करवा सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं पहले ऐच्छिक करवा दें। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाओगे आप। अगेन हम कुछ आपका डेली क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ऐड करवा देते हैं। 3.4 का कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मिटा दी हम, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं बन गया होगा आपसे। अब यहाँ से डेली क्वेश्चन आंसर में कुछ आपके बुक में बेहतर क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको बनाने देते हैं, ठीक है। मतलब उसको ऐड कर लेना आप, ओके। बोलो हाँ भैया ठीक है, ऐड कर लेंगे। देखो आप जो है कहाँ तक कंप्लीट करवा दिए थे? यहाँ 3.3 तक तो आपको ऐड करवा ही दिए थे।
आपको एक काम करना है आपको। एग्जाम्पल अनुपात आई वाला इसमें है क्या? एक्सरसाइज में आई वाला है क्या? नहीं है क्या? आई वाला नहीं है, ठीक है, आई वाला नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक काम करोगे एग्जाम्पल 13 के अनुसार है। हाँ एग्जाम्पल 13 करोगे। सुनो ध्यान से, आगे डेली क्वेश्चन आंसर ऐड करना है। डेली क्वेश्चन आंसर ऐड करना है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ऐड करोगे, इसमें पता नहीं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक गया, ठीक है। आप जो है पेज नंबर आय और खर्च व्यय, ये करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। विलोपन विधि से पेज नंबर कौन सा है? 60 है। पेज नंबर 60 निकालोगे। अगर पेज नंबर 60 आप में नहीं रहेगा कोई बात नहीं, वहां पर उदाहरण 11 दिखेगा आपको। हम ये चेक करेंगे, जैसे यहाँ से डेली क्वेश्चन हम एक जगह चेक करने वाले हैं। अगर नहीं होगा तो पिटाई बेहतर तरीके से लगेगा आपको। उदाहरण पता है ना भैया, बहुत पीटते हैं। देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करोगे आप, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करोगे आप, वो बेहतर क्वेश्चन, वो एग्जाम में आता है। पेज नंबर 62 का पेज नंबर 62 क्या होगा? उदाहरण 13 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। फिर 3.4 पे आते हैं हम लोग। 3.4 से जो आपको ध्यान में रखना है वो ये आयु वाला ध्यान में रखोगे। आयु वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बस आयु वाला क्वेश्चन 3.4 में 2 का 2 नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर लिख देते हैं। पेज नंबर कितना है? 63 है। इसमें क्या करना है आपको? 3.4 का 2 का 2 नंबर, ये कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है। ओके। एक ये है 5 नंबर में बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन छोड़ देते हैं। फिर वज्र गुणन विधि, अभी स्टार्ट ही किए है वज्र गुणन विधि। जब ये पूरा पढ़ाएंगे तब इसे क्वेश्चन लिखा देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, दे दें क्या? दे ही देते हैं। पेज नंबर 64 है। ये 3.4 का ही है। 2 का 5 नंबर है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको डेली 3 क्वेश्चन बनाते चलो ना, विश्वास रखना बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। 95+ डन करना है हम लोग को किसी भी हालत में। इस टारगेट को अचीव करना है। बस मेहनत चाहिए आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके ठीक।